Good afternoon, everyone. I'm audible. आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने कुछ चीजें बेसिक्स देख ली थी। पहला, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का क्या होता है, रॉड का क्या होता है, रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है। बच्चों, डिस्क का क्या सेंटर ऑफ मास होता है बताओ तो। देख लो, अब आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। डिस्क का सेंटर ऑफ मास जल्दी बिना कॉपी देखे बच्चों, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क? 2r/π। 2r/π। रिंग का होता है बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π होता है। 4r/3π। 4r/3π। 4r/3π इज द राइट आंसर। व्हाट इज रॉड? सबसे सिंपल पूछा है, सारे क्वेश्चन बच्चे बताएंगे। व्हाट इज रॉड? L/2। L/2। ओके। व्हाट इज फॉर हॉलो हेमिस्फेयर? हॉलो हेमिस्फेयर बच्चों में याद करा लो, आपको बाद में काम आने वाला है। R/2। एंड सॉलिड हेमिस्फेयर 3r/8। 3r/8। परफेक्ट। देखिए, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बच्चों, दैट इज द थिंग कि दे आर रिवाइजिंग। हॉलो कोन फ्रॉम द वर्टेक्स 2h/3। h/3। h/3 एंड सॉलिड कोन h/4। ठीक है बच्चों, h/4। देन वी हैव अंडरस्टूड कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है बच्चों। व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन? if there is no external force acting on the system, momentum of the system remains conserved, means initial momentum is equal to final momentum। और मोमेंटम कंजर्वेशन किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को लेना चाहिए बच्चों? बोलिए। मोमेंटम कंजर्व व्हेन वी आर डूइंग, तो कंजर्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लेते थे हम लोग बच्चों? मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको ना, याद करो। बोलिए बच्चों, क्या मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेता हूँ या किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में लेता हूँ बच्चों, बताइए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ऑलवेज ट्राई टू टेक मोमेंटम कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतनी बातें क्लियर थी आपको लास्ट क्लास की तक कि बच्चों मैंने एक क्विक रिव्यू के रूप में आपको ये सारी चीजें बताई। ठीक है बच्चों। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। एक बच्चा वेटिंग रूम में है क्या? एडमिट। टेल मी, स्क्रीन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू? स्क्रीन कमिंग बच्चों? यस सर। चलिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन से आज के लेक्चर का स्टार्टिंग करूंगा। एंड ये क्वेश्चन आपसे जेई ने बहुत बार पूछा है बच्चों। दिस क्वेश्चन जेई ने अलग अलग फॉर्म में पूछा है, आप क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन को। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों क्वेश्चन को। पहला, टुडेज डिस्कशन, अ बॉडी, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? यस सर। ऑफ मास 5m explodes at rest, breaks up into 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में मटेरियल टूटता है? 3 पार्ट में टूटता है। ठीक है ना? इफ 2 पार्ट्स of equal masses, if 2 parts of equal masses fly off perpendicularly, इसका सिंबल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर बच्चों, टू ईच अदर with 18 meter per second, then find velocity
of third part which is 3 times the mass of either part। मतलब जो पहले मासेस थे ना बच्चों, जो इक्वल मासेस थे, 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, उसका 3 टाइम्स ही है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड मास, हाउ मच इट इज। अब यही आपको एक और कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है बच्चों। एक हाईएस्ट, एक पार्टिकल जो कि एक बॉम्ब है बच्चों, वो अपने प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर ब्रेक होता है। तो अगर मैं एक पार्ट कहीं गिरता है तो दूसरा पार्ट कहाँ गिरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आपको बात क्या याद रखनी है बच्चों, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर मैंने मोमेंटम एक पार्टिकल का लिया, दूसरे पार्टिकल का लिया, तो तीसरे पार्टिकल का ऐसा होना चाहिए बच्चों कि नेट मोमेंटम जो है सिस्टम का, वो मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को वैलिडेट करे। चलिए ट्राई करिए सारे बच्चे। 12 मीटर पर सेकंड। हाउ मच 12। 12 होना चाहिए क्या बच्चों, जरा सोचो तो एक बार, अच्छे से करो बच्चों, सर हड़बड़ी में आंसर करो। पार्टिकल क्या रेस्ट पे होगा? पहले आप सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 12 जो बच्चों ने जल्दी बोला है, एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्ट करिए योर आंसर। 6√2। 6√2 कितने एंगल पर, एट व्हाट एंगल? 6√2 एट व्हाट एंगल? दो परपेंडिकुलर के साथ कुछ, 225 degree with positive x-axis. हाउ मच 225 degree with positive x-axis. 225 from positive x-axis। okay okay, we will cross check your answer। चलिए बच्चों देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से। अच्छा बच्चों, पहली चीज आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, बॉडी ऑफ मास। मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। A body of mass 5m explodes at rest। इनिशियली बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या था? इनिशियली बॉडी रेस्ट में था, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या था बच्चों? ऑब्वियसली रेस्ट में होगा ना बच्चों। ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको ब्रेक करा रहा है क्या बच्चों? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स देयर? नो सर। इंटरनल केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो एक्सप्लोड कर रहा है ना बच्चों। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो क्या होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, मैं एक एक चीज करके आपको सब कुछ बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on the system, since no external force is acting on the system, तो जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता बच्चों तो क्या होता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब ऐसा होता क्यों बच्चों, आपको पता है फोर्स जो होता है बच्चों dp/dt होता है, ठीक है ना। इफ फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या है, d/dt ऑफ किसका जीरो हो सकता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है ना। तो p कांस्टेंट, में लास्ट क्लास में बताया था आपको, कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे कंजर्वेशन से है, कंजर्वेशन से कांस्टेंट का मीनिंग, ठीक है बच्चों। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ पार्टिकल्स के बच्चों। ये मान लो मेरा एक हैवी मास 5m का था बच्चों, इससे एक मास टूटा और इस तरफ गया बच्चों, दूसरा मास इससे परपेंडिकुलरली जा रहा है बच्चों,
दूसरा मास कुछ ऐसा जा रहा होगा बच्चों, ठीक है ना, कुछ ऐसा जा रहा होगा दूसरा मास। तो पहला मास जो इधर गया बच्चों, इस तरफ जा रहा था, उसका मास हमारा क्या होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे मास को मुझे अच्छे से निकालना पड़ेगा, 3 टाइम्स मास ऑफ द आइदर मास। एक जो मास है 3m का है, तो बाकी तो इक्वल मासेस m और m के होंगे क्या बच्चों। इसका मास m है, इसका मास भी m है। अब मुझे पता नहीं 3m का क्या होगा, जो रिमेनिंग 3m है बच्चों, इसके बारे में आपसे पूछी गई कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल लिखूं मैं क्या, p क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों, p इनिशियल क्या था 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर फाइनल मोमेंटम होगा आपका, इसका मोमेंटम मैंने p1 ले लिया बच्चों, इसका p2 ले लिया, इसका मोमेंटम p3 ले लिया। मुझे नहीं पता वेलोसिटी क्या होने वाली है इसकी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, v किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है बच्चों। तो मैंने इसकी वेलोसिटी को मैंने बच्चों सिंपली बोल दिया, थर्ड का वेलोसिटी v है। तो p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है ना बच्चों। अब आप बोलेंगे सर p1 तो मेरा जा रहा है सर x एक्सिस के लॉन्ग, सर मान लिया इसकी वेलोसिटी थी आपका, सर दिया हुआ है वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड, आपको वेलोसिटी के बारे में बात की गई बच्चों, 18 मीटर पर सेकेंड। तो m इंटू 18 किधर जा रहा है बच्चों, ये आई कैप मैंने मान लिया बच्चों, m इंटू 18 किधर जा रहा है बच्चों, ये j कैप, प्लस मुझे इसका नहीं पता बच्चों, बट मुझे ये पता है इसका मास 3m है। लेट अस टेक वेलोसिटी v। क्या मुझे यही v निकालनी थी बच्चों, क्या मुझे यही v निकालनी थी। तो अब मैं बोलूंगा बच्चों कि ये अगर मैंने लेफ्ट साइड में 3m भी लिखा, तो माइनस ऑफ m कॉमन लिया आपने, 18 आई कैप प्लस 18 j कैप हो गया क्या, देखिए तो आप बोलेंगे सर ये m से तो m कैंसिल आउट हो गया। अब सर इस भी, इसको भी सर कैंसिल आउट कर दिया 3 से, 6 आई कैप प्लस माइनस 6 j कैप बच्चों, मैंने माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, √6² प्लस 6²। तो आंसर तो 6√2 आ गया बच्चों, बट मुझे इसको प्लॉट करना भी आना चाहिए बच्चों। आई कैप क्या है, ऐसा है, ये 6 है। जे कैप क्या है बच्चों, ऐसा है, ये 6 है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा ना, ये 45 डिग्री एंगल होगा ना बच्चों। तो एक बच्चे ने जो बोला आंसर कि सर 100 टू 225 होगा, तो बेटर क्या है बच्चों, आपको कौन सा एंगल बोलना चाहिए, स्मॉलर एंगल। तो आप बोलेंगे सर आपका, आपने क्या बोला बच्चों, इस मास से बोला ना, इस मास से आपका होगा 135 डिग्री, 6√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल। कोई बच्चा बोला सर मैं 225 बोलूं तो भी चलेगा बच्चों, 225 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलना चाहिए उसको। मैं बोलूंगा कि 225 इन एक्सक्यूज मी एंटी सर, क्लॉकवाइज बोलना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ऐसा बोलेगा तो वो 225 बोलेगा। और अगर मैं बोलूंगा बच्चों पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 6√2 एट 135 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया सर क्या बच्चों आपको। हाँ बोलिए। समवन इज इन द वेटिंग रूम। ओके सॉरी, थैंक यू प्लीज, जस्ट लेट मी एंटर। बच्चों कोई वेटिंग रूम में हो तो आप मुझे बता दिया कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं कभी कभी नहीं देख पाता हूँ। एक सेकंड। ओके, so those students who join late, we have started one question. In this question we have taken बॉडी जिसका मास 5m है, ये रेस्ट में था, ये एक्सप्लोड करता है 3 पार्ट्स में बच्चों। 2 इक्वल पार्ट्स हैं जो परपेंडिकुलर जाते हैं 18 मीटर पर सेकेंड से। तीसरा पार्ट जो 3m का है, उसकी वेलोसिटी आपको बतानी थी। तो सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व। तो मैंने बोला कि पहला मास जो गया बच्चों का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसको मैंने बोला
18m i कैप फिर 18m j कैप प्लस 3m v। v की वैल्यू बच्चों आ गई -6 i कैप -6 j कैप, तो v की वैल्यू आ गई 6√2 मीटर पर सेकेंड। बट मैं डायरेक्शन की अगर बात करूं बच्चों, तो डायरेक्शन होगा 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 225 फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों वैल्यूज आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि क्या आपको पूछा गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बच्चों, अब एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास में। सेम This कॉन्सेप्ट is the रहेगा first बच्चों। question you gave. या दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अब Okay, sir. बच्चों Thank you, sir. यस प्लीज टेल वंस अगेन, योर वॉइस इज लिटिल बिट क्रैकिंग अस, प्लीज टेल। Okay, sir. I just asked if this was the first question or not. Yeah, this was the first question, this was the first question. Okay, now next question guys, इन दिस क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इस बार क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों कि ये जो बॉडी है हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोड करती है, तो आपको बताना है बच्चों कि थर्ड मास आपका कहाँ जाएगा। एक जेई मेंस ने भी क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का पूछा था। जेई मेंस की ये का जो क्वेश्चन था बच्चों 2014 का, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखिए कि m है, 2m है एंड 3m है। इसकी स्पीड बच्चों दी हुई थी 3u, 2u और u। ठीक है बच्चों, अब 3 masses कोलाइड एंड स्टिक टू p। अच्छा ये सुनिएगा ध्यान से, 3 masses कोलाइड एट सम पॉइंट p, ये सब p पे कोलाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। एंड स्टिक टुगेदर, एंड स्टिक टू, ये सब कोलाइड कर रहे हैं बच्चों इस पॉइंट p पे एंड स्टिक टुगेदर। तो आपको पूछी गई थी velocity of resulting mass, velocity of resulting mass। सर ये 3u 2u और u के डायरेक्शंस क्या है? ये डायरेक्शंस में डायग्राम में बना देता हूँ बच्चों। देखिए ये आपका है m जो 3u से मूव कर रहा था, ऐसा दिया है डायरेक्शन बच्चों। ये आपका था y एक्सिस, और ये जो 2m थे ना बच्चों, ये दोनों ऐसे मूव करते। देखिए बच्चों, ये आपका 2m 2u वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल बना रहा था बच्चों, और 3m u वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल बना था बच्चों। ठीक है ना, ऐसा दिया था बच्चों। आपको वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मास बताना था बच्चों, velocity of the resulting mass you have to tell। आसान क्वेश्चन बच्चों, आसानी से करिए जल्दी से। सर स्पीड u होगा अलोंग, उसके साथ सर डायरेक्शन भी क्या बताना है?
हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेलिंग स्पीड ने, जैसे मैंने बताया था 6√2 140 35 डिग्री पे आपको बताना है आई कैप जे कैप के अलॉन्ग क्या हो सकती है। देखिए, थिंक एंड टेल फास्ट। चलिए बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड्स। Sir, 240 degrees with the positive x-axis. ओके, चलिए इसको बच्चों आपको करने का तरीका मैं सिखाता हूँ कैसे करना है बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप x और y के अलोंग कंपोनेंट को ब्रेक कर दीजिए बच्चों। तो मैं इसको अगर x के अलोंग ब्रेक करूंगा तो व्हाट आई शुड राइट, टेल मी। तो 2u का कंपोनेंट x के अच्छा, इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों? 4mu होगा ना मोमेंटम इसका। इसका मोमेंटम 3mu होगा ना, इसका मोमेंटम 3mu होगा ना बच्चों। तो 3mu तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये x एक्सिस के अलोंग है ही बच्चों। अब बताओ 4mu x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, आप लोग बताएंगे मैं लिखूंगा। 4mu का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? मैं 4mu को x एक्सिस और y एक्सिस में ब्रेक कर रहा हूँ बच्चों। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देन यू विल सी इट इज इजीली। तो 4mu का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? 4mu, अच्छा ये कंपोनेंट आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों ये इसको 60 डिग्री लिख ले। तो 4mu cos 60 डिग्री होगा बच्चों क्या ये, और 4mu sin 60 डिग्री होगा क्या ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 4mu 4mu cos 60 डिग्री माइनस आई कैप, और माइनस 4mu, या प्लस लिख लीजिए आप 4mu sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। ये आपने एक मोमेंटम को लिख लिया बच्चों। ये आपने लिख लिया, मान लीजिए इसको P1 बोल दिया मैंने। तो P2 बच्चे बोलेंगे क्या होगा? P2 बोलेंगे आप लोग क्या होगा? P2 को कोई बच्चा बोलेगा सर ये है एक कंपोनेंट और ये है एक कंपोनेंट, तो बोलेंगे सर 3mu होगा सर, ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। 3mu cos 60 डिग्री है सर, माइनस आई कैप, प्लस 3mu sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। क्या मैंने सही लिखा क्या? देखिए तो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों मैंने अगर आपसे पूछा कि अब P3 क्या है बच्चों, तो P3 आप बोलोगे सर ये तो 3mu आई कैप है। मैंने बोला था बच्चों ये आपको बोला गया 3 masses कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों एक बात बताइए, अब आपको क्या करना है बच्चों? Sir, मोमेंटम को कंजर्व करना है एक्स और वाई के अलोंग। ऐसा क्यों होगा बच्चों? एक्स और वाई के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों हम कर रहे हैं? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर Is रहा. there an external force? ये तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 3u 2u u। तो there is no external force acting on the system. If no external force acting on the system, linear momentum of the system remains conserved. अब बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया? आप ऐसा भी तो सोच सकते थे बच्चों कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो मैंने बोला बच्चों इनिशियल आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मुझे अगर मैं ऐसा कहूं बच्चों तो मुझे क्या बोलना चाहिए? इसमें से कोई बच्चा बताएगा? तो आप बोलेगा सर आप एक काम कर सकते हैं, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन के अलोंग आप पहले लिखिए। तो सर एक तो आपका 3mu आया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला कंपोनेंट। सर फिर आप ये लिखेंगे सर, ये आएगा आपका सर प्लस। अच्छा मैं पहले कर क्या रहा हूँ बच्चों? P1 P2 P3 का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। P1 P2 P3 का x कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों। फिर P1 P2 P3 का y कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगा बच्चों, ठीक है ना। इससे मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। या तो कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0, वो भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना लिखना सिखाता हूँ। तो पहले मैंने कंजर्विंग मोमेंटम along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन। तो कोई बच्चा बोलेगा सर x डायरेक्शन में तो पहले मेरा 3mu था सर आई कैप,
अब सर प्लस 3mu cos 60 की वैल्यू सर 1/2 होती है माइनस आई कैप सर, यानी कि ये माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली, और ये होगा बच्चों प्लस 4amu 1/2 माइनस आई कैप। अच्छा बच्चों, ये इनिशियल मोमेंटम थी ना, ये इनिशियल मोमेंटम थी ना। अब जब ये सब जाके एक्स एक्सिस पर यहाँ इस पॉइंट पर कोलाइड करेंगे बच्चों, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है बच्चों? आप बोलेंगे सर m, 2m और 3m, 6m है सर, टोटल मास है 6m। और मुझे पता नहीं वेलोसिटी क्या हुई होगी, मैंने बोला इसकी नेट वेलोसिटी x के लॉन्ग ये होगी 6mvx। क्या पहला इक्वेशन से आप लोग एग्री करते हो बच्चों? क्या 6mvx? तो अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया मेरा 3mu प्लस 3/2mu प्लस 2mu, तो 5mu प्लस 3/2mu। तो बच्चों मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? देखिए तो मैं लिखता हूँ, देखिए ये से कट गया बच्चों, तो ये हो गया आपका 3mu प्लस 2mu, 3mu, अच्छा ये माइनस 2mu हो गया ना बच्चों, mu 3mu में माइनस 2mu गया तो mu हो गया बच्चों माइनस 3/2mu इज इक्वल टू 6mvx। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया मेरा नेगेटिव में mu/2 इंटू 6m ना सर, m से m कटा दीजिए सर। वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी सर माइनस u/12, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी माइनस u/12। वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस क्या आएगी बच्चों? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस में पहले 6m को नीचे कर दूं क्या बच्चों? क्योंकि यही एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो 6m नीचे जाएगा बच्चों आपका। अब y का कंपोनेंट क्या क्या बचा? इधर कोई y का कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे y का कंपोनेंट बच्चों 3√3/2, 3√3/2mu, वो आपका नेगेटिव है, वो आपका नेगेटिव है बच्चों, 3√3mu माइनस, और ये आपका क्या है बच्चों? फिर से आपका हो जाएगा 4√3/2, यानी कि 2√3 माइनस 2√3 तो जब m से m कैंसिल आउट कर दो बच्चों, तो आपका क्या वैल्यू आएगा जरा देखिए। तो आप बोलोगे सर ये आपका 4√3 आएगा। तो दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव, साइन देख लेते हैं एक बार बच्चों। ये नेगेटिव है, एक सेकेंड, ये P2 का मोमेंटम बच्चों ये तो आपका पॉजिटिव होगा ना, P2 का मोमेंटम ऊपर की Yes, तरफ sir. पॉजिटिव होगा ना बच्चों। ये नेगेटिव सही है, ये पॉजिटिव होगा, तो 3mu पॉजिटिव में है बच्चों, 3mu पॉजिटिव में है, मतलब 3√3 ये वाला टर्म पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये ओवरऑल हो जाएगा 4√3 माइनस 3√3/12, यानी कि सर -√3/12 आ गया आपका ये। तो बच्चों वेलोसिटी को जब लिखते हो आप, तो कोई बच्चा क्या लिखेगा? बच्चा लिखेगा -u/12 माइनस √3/12। ये आई कैप हो गया बच्चों, ये जे कैप हो गया। अब इसमें से कोई बच्चा बाहर करना चाहेगा, ये यू है बच्चों, यहाँ पे यू होगा, यू है, तो बच्चा यू को बाहर करना चाहेगा बच्चों, और 12 को बाहर करना चाहेगा माइनस आई कैप माइनस √3 जे कैप। ये होगी वेलोसिटी बच्चों, ठीक है ना? बोलो सर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया? कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया? आप इसको सिंपल भी तो लिख सकते थे सर, बिल्कुल सिंपल लिख सकते थे। मैं क्या लिखता बच्चों, देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू, सबका मोमेंटम लास्ट में 6m इंटू भी हो जाएगा बच्चों। क्या ऐसा लिख देंगे? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बच्चों, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो P1 P2 P3 को जब आप ऐड करोगे, देखो P1 P2 P3 को ऐड करोगे बच्चों, तो मेरा क्या होगा? देखिए ये 3mu x एक्सिस के लॉन्ग है बच्चों, ये 3/2 मेरा x एक्सिस के नेगेटिव है। इन दोनों को लिख के मैं डायरेक्टली लिखूं क्या बच्चों? माइनस 3/2mu आई कैप। मैंने दो आई कैप का काम कर लिया बच्चों। अब तीसरा ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा? -2mu आई कैप। तो -2mu आई कैप बच्चों, -2mu आई कैप, ठीक है। मैंने x एक्सिस के सारे कंपोनेंट को ले लिया, y एक्सिस यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, इन दोनों में y एक्सिस है। ये हो गया क्या बच्चों आपका? 2√3mu -2√3mu। और लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है आपका बच्चों, ये क्या आ गया? देखिए तो लास्ट वाला टर्म जो आया आपका बच्चों,
वो आएगा 3√3/2 mu। तो आप बोलेंगे सर आएगा इसका -3√3 कि +3√3 बच्चों बाय 2 mu। चेक कर लेते हैं। 3√3 प्लस में आया बच्चों, ये तो प्लस में आएगा ना, 3√3/2 mu। अब इसको सिंप्लीफाई इज इक्वल टू 6m भी लिखा ना बच्चों, 6m कैपिटल भी। तो अब जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों इसको आप देखो, सब m से m कट गया बच्चों, आपका सब m से m कट गया। ये आपका बचा क्या, -u/2 i कैप बच्चों, और ये माइनस, क्योंकि आपका ये 4√3 है बच्चों, √3/2 j कैप। ये बच्चों आपका j वाला कंपोनेंट है ना, ये सब कंपोनेंट को लिखते हैं j कैप इज इक्वल टू 6v, सॉरी ये 6v है बच्चों। तो v की वैल्यू क्या आ गई देखिए, -u/12 i कैप -√3/12 j कैप। बट ये मैं डायरेक्टली करूंगा तब भी आएगा बच्चों। मैंने आपको x और y मोमेंटम लिखाना सिखाया, ये क्यों सिखाया बच्चों, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको जब मैं ऑब्लिक कोलिजन डिस्कस करूंगा। जब मैं ऑब्लिक कोलिजन डिस्कस करूंगा बच्चों, तो वहां x और y के लॉन्ग सेपरेट आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको सेपरेट मोमेंटम कंजर्व करके दिखाया। एंड सेकेंड मेथड में हमने क्या किया बच्चों, टोटल मोमेंटम इनिशियल सिस्टम का था P1 + P2 + P3, जो आपको वेलोसिटी के दी थी मास के साथ मल्टीप्लाई करके आई कैप जे कैप के कैप में लिखोगे बच्चों आप। और फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, 6mv। ये जो वेलोसिटी आएगी बच्चों वाई कैप जे कैप के लॉन्ग रहेगी। क्या मेरी बात इतनी क्लियर भी बच्चों आपको? ऐसे क्वेश्चन अगर जेई में आते हैं आप कर पाओगे? इज इट क्लियर बच्चों? बोलिए Yes. बोलिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, और उसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो। चलिए मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं बच्चों। 2 मासेस है मेरा m1 एंड m2। m1 है बच्चों ये, m2 है ये। तो 2 मासेस केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, जिसका कनेक्शन क्या है बच्चों, एक स्प्रिंग के साथ है, m1 m2। टू स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 attached with ideal spring of spring stiffness constant K। अगर बच्चों m1 को आपने v0 वेलोसिटी दे दी, m1 को आपने v0 वेलोसिटी दे दी, अब क्या होगा बच्चों, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता 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 एक टाइम आएगा बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बताना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। पहले आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बच्चों, जो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ काम आएगा, ग्रेविटेशन में काम आएगा, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक फ्रेम दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्वेश्चन को 1 लाइन में कर सकते हो। 1 लाइन मेथड बता दूंगा, बट पहले पहले ट्राई कीजिए आप जनरल मेथड जो आपको आता है। m2 बच्चों इनिशियली रेस्ट में है, m1 को आपने वेलोसिटी दे दी है v0। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। यहाँ मैं वेलोसिटी को उल्टा करके मैक्सिमम इलोंगेशन भी पूछ सकता था। यहाँ पे मैं v0 को और v1 को अलग अलग वेलोसिटी देता, m1 को v1, m2 को v2, डायरेक्शन सेम देता, अपोजिट देता, कुछ भी पूछ सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए ट्राई करिए।
चलिए बच्चों बताइए। यहाँ दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाने हैं। एक तो क्वेश्चन को के थ्रू सिखाऊंगा और एक फ्रेम में डिस्कस करूंगा बच्चों, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए सुनिए ध्यान से। आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? यू वांट सम मोर टाइम? Yes, sir. ओके, गिविंग यू 1 more minute. सर V नॉट इंटू रूट ओवर M1 M2 बाई K इंटू M1 प्लस M। रूट के अंदर वी नॉट है कि रूट के बाहर है? सर बाहर है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। हु इज दिस? किसने बोला साबित। बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। आपने मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन करके निकाला या किसी और मेथड से निकाला? नहीं सर, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, सिंपली आपको यू वांट मोर टाइम और आई स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप भी सुनिएगा ध्यान से, कुछ चीजें मैं इंक्लूड करूंगा इसके क्वेश्चन में। सुनिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। अच्छा, पहली बात बच्चों, आपको सिस्टम डिसाइड करना है। किसको सिस्टम ले रहे हैं? M1 को सिस्टम ले रहे हैं, M2 को सिस्टम ले रहे हैं, या स्प्रिंग M1 को सिस्टम ले रहे हैं, स्प्रिंग M2 को सिस्टम ले रहे हैं? तो मैं बच्चों इस पूरे ब्लॉक और स्प्रिंग मास को सिस्टम ले रहा हूं। ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को सिस्टम में कंसिडर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना? अब अगर इसको आप, अच्छा बच्चों, अगर कोई बच्चा बोलता सर क्या होता अगर मैं सिर्फ इस M1 और स्प्रिंग को सिस्टम लेता, तो क्या प्रॉब्लम होती बच्चों, बताओ तो। M1 और स्प्रिंग को मैं सिस्टम लेता तो क्या प्रॉब्लम होती?
सर और एक टेंशन आ जाता। तो बच्चों जैसे जैसे आपका ये स्प्रिंग राइट की तरफ जाता, ये मास राइट की तरफ जाता बच्चों, इसमें आपका कंप्रेशन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगने लगता है इस पे बच्चों, इस पर फोर्स लगने लगता है ना। और अगर फोर्स लग रहा है तो क्या मोमेंटम कंजर्व कर पाओगे क्या बच्चों? ना सर। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स को नलीफाई करना है बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स कब नलीफाई होगा? जब आपने पूरे को सिस्टम ले लिया बच्चों, ठीक है ना? आपको मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने क्यों पूरे को सिस्टम लिया? क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि बच्चों आपने अगर सिर्फ M1 को लिया सिस्टम बच्चों तो M2 पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, या M2 को सिस्टम लिया तो M1 पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाए बच्चों। इस चीज को हम अवॉइड करेंगे। तो टेकिंग M1, M2 एंड स्प्रिंग एज ए सिस्टम। तो अब आप पहली ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे बच्चों? अच्छा, स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा बच्चों तो इस पे तो फोर्स लगाएगा। क्या बोलना है आपका बच्चों? जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इस पे तो फोर्स लगाएगा बच्चों। क्या एक्सटर्नल फोर्स हुआ वो? क्या नो वो सर। तो बच्चों ना सर। इंटरनल फोर्स हो गया। वो तो हमने सिस्टम का पार्ट ले लिया M2 को। M2 को मैंने सिस्टम का पार्ट ले लेने से बच्चों अब वो फोर्स जो आप बोल रहे हो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया बच्चों। तो अब हम बोलेंगे सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on the system। सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो पहली बात क्लियर हुई बच्चों आप लोग को? सो वी कैन यस। डू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। अब मैं थोड़ा और आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। मान लीजिए बच्चों ये स्प्रिंग मास सिस्टम था, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। इसने अब इसको जैसे ये कंप्रेस हो रहा है धीरे 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 बच्चों, तो अब ये क्या हो रही है, इसको कुछ वेलोसिटी मिल रही है। मतलब ये 10 से 9 हुआ, इसको 1 मीटर पर सेकेंड मिल गया बच्चों। ये 8 हुआ, इसको 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया। मैंने जस्ट बोल रहा हूँ बच्चों। ये 7 हुआ, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। ये 6 हुआ, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 5 है बच्चों। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो होगा, ये 4 है, ये 6 होगा, ये 3 है, ये 7 होगा बच्चों। ठीक है ऐसा होगा, लेकिन बच्चों तब कंप्रेशन बढ़ने लगेगा बच्चों, मतलब इलोंगेशन होने लगेगा स्प्रिंग का। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों मैं? ये जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। until unless both block acquires the same velocity, तब तक कंप्रेशन होता रहेगा बच्चों। इसकी वेलोसिटी 6 है, इसकी वेलोसिटी 4 है। इसकी वेलोसिटी 6 है बच्चों, इसकी वेलोसिटी 4 है, कंप्रेस होगा ना? हाँ अच्छा सर। इसकी वेलोसिटी 5 और इसकी वेलोसिटी 5, अब क्या कंप्रेशन होगा क्या? बोलिए नो बच्चों। सर। अब ये भी 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है, तो कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है, हाँ या ना बोलो तो? हाँ सर। अच्छा बच्चों अब क्या हो अगर ये 4 से चलने लगे और ये 6 से चलने लगे, तो कंप्रेशन मैक्सिमम नहीं बोलेंगे क्या हम? सोच के बोलना। Velocity of separation will be non-zero. तब तो बच्चों सेपरेशन बढ़ने लगेगा ना। कंप्रेशन तो आपका, एक्सपेंशन। कंप्रेशन आपका अब खत्म हो गया है बच्चों। यहाँ पे कंप्रेशन 0 था, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कंप्रेशन अब आपका खत्म होके इलोंगेशन होने लगा बच्चों। ये ज्यादा स्पीड से चल रही है तो ये ज्यादा तेजी से जाएगी बच्चों। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों, इसका इलोंगेशन या कंप्रेशन, सुनिएगा ध्यान से। इसका अगर मैं इसी क्वेश्चन में अपोजिट ले लेता बच्चों, इसको इसी क्वेश्चन में मैं अपोजिट ले लेता बच्चों, तो तब तक ही कम इलोंगेशन हो सकता है बच्चों, जब तक ये V1 V2 के बराबर नहीं हो जाए बच्चों। तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, ये नोट करके सारे बच्चे लिखेंगे बच्चों। ये मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, सारे बच्चे लिखेंगे, जिन बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन वो भी। ठीक है बच्चों? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ maximum, at the time of maximum compression
or elongation at the time of maximum compression or elongation, both the blocks will acquire or both the block will move with. acquire का मतलब होता है to attain या move with, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, move with common velocity। क्या मेरी बात समझ में आई आपको बच्चों? कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या बोला है नोट में? इस नोट के थ्रू मैंने क्या बोलना चाहा, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या? इस नोट के थ्रू मैं सर क्या एक्सप्लेन कर रहा? हाँ बोलिए जब प्लीज। स्प्रिंग का कंप्रेशन या एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा तब ये दोनों साइड के ब्लॉक एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। वेरी गुड बच्चों, जब दोनों ब्लॉक मतलब M1 और M2 मास ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे बच्चों, तो कंप्रेशन या इलोंगेशन, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, कभी आपसे इलोंगेशन पूछे, ऐसे वर्णों में इलोंगेशन भी पूछा है बच्चों, तो आपसे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? फिर से एसएचएम में भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैंने 3 कंसेप्ट क्या क्या बोला इसमें? पहली बात तो बच्चों कि हमने सिर्फ एक M1 को सिस्टम नहीं लिया, हमने स्प्रिंग को सिस्टम नहीं लिया, M2 को सिस्टम नहीं लिया। अगर ऐसा करते तो मेरा सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता बच्चों, और हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते। तो द थिंग इज दैट कि आपका मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्वेश्चन अगर पूछा गया था, तो पहली बात हमने क्या किया बच्चों? सिस्टम किसको लिया? आइडेंटिफाई द सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने M1, M2 और स्प्रिंग को सिस्टम लिया। When you are taking M1, M2 and spring as a system, so you can say that कि no external force is acting on the system, and when no external force is acting on the system, can we conserve the momentum? तो सबसे पहला काम किया बच्चों हमने मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था सिस्टम पे। दूसरी बात बच्चों हमने क्या की कि if both the body will acquire same velocity, then only we can say that if both the body will acquire the same velocity, then only we can say that कि compression or elongation will be maximum. Compression or elongation will be maximum only when both the body will acquire same velocity. दोनों बॉडी को एक ही वेलोसिटी एक्वायर करनी पड़ेगी बच्चों कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया है बच्चों। तो पहली बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं बच्चों। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कौन बोलेगा बच्चों? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा जरा देखिए तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें दिख रहा है, ये तो सिस्टम रेस्ट में था, M1 V0 प्लस M2 0, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था बच्चों। फाइनल मोमेंटम कोई बोलेगा क्या बच्चों? मैंने कॉमन वेलोसिटी बोली, कैपिटल भी हो गया दोनों का बच्चों। आप बोलोगे सर M1 प्लस M2 इंटू कॉमन वेलोसिटी भी सर। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। पहला इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से जो आया बच्चों इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू कैपिटल V। ये फर्स्ट इक्वेशन आया बच्चों। यहाँ से आप V निकाल भी सकते हो, M1 V0 अपॉन M1 प्लस M2। ये बच्चों निकाल लिया आपने। अब क्या करना है बच्चों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन था क्या सरफेस में? स्मूथ ब्लॉक बोला गया ना बच्चों, हाँ कोई सर। एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा है ना बच्चों? तो मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी आल्सो रिमेंस कंजर्व बच्चों। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये मैंने आपको कहाँ बताया था बच्चों? ये मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी चैप्टर में बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है? क्या मैं स्प्रिंग पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूंगा बच्चों यहाँ पे? क्या मैं नो सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूंगा? कौन से पोटेंशियल की बात करूंगा बच्चों? स्प्रिंग पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल। स्प्रिंग को बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने वर्क डन आपको स्प्रिंग में निकाला था बच्चों। चलिए मैं उसकी बात कर लूंगा अभी। तो बच्चों मुझे बताओ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? तो बच्चे बोलेंगे सर वो तो था हाफ एम M1 V0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या थी? जब स्प्रिंग मेरा बच्चों इनिशियली आपका नाइदर कंप्रेस नॉर इलोंगेटेड था, तो ये तो 0 थी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो हाफ M1 प्लस M2
इंटू कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर हो गया सर, ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। प्लस कोई बच्चा बताएगा स्प्रिंग के लिए क्या मैं लिखूं, स्प्रिंग के लिए क्या लिखूं बच्चों, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x जीरो की वजह से जीरो, अभी स्प्रिंग का एलोंगेशन x हो चुका है बच्चों। मैं प्लस या माइनस क्या लिखूं, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या लिखूं बच्चों, आप बताइएगा मुझे, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, और क्यों लिखूं, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूं या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूं, और क्यों लिखूं बच्चों, लॉजिकल मुझे आंसर चाहिए। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूं या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूं, क्या लिखूं? सर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सर प्लस क्योंकि स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन से मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, तो सर डिस्टेंस तो वहां पे बढ़ रहा है, वहां पे डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा बच्चों क्या? सर स्प्रिंग ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर के भी हमेशा पॉजिटिव होगा और स्क्वायर्ड है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल सही बोला बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। और कोई दूसरा रीजन मुझे बताइए बच्चों, एक ये तो सर मैं लॉजिकल बोलूं? है हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 v0 square, ठीक and है। we know that work done is equal to change in kinetic energy. So हम्म final kinetic energy half into m1 plus m2 v square. हम्म So half m1 v0 square minus half of m1 plus m2 v square has to be equal to kx square by 2. So we transpose it, we get plus kx square by 2. और कुछ मुझे एक एक आंसर और चाहिए जो सेटिस्फाइंग होगा आंसर बच्चों। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक चीज और क्लियर होनी चाहिए सारे बच्चों को कि सर प्लस हाफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी minus final kinetic energy that has to be greater than zero in this case, that is why ये नेगेटिव नहीं होगा। और कुछ बच्चों? So the total सर change ये in kinetic energy इनिशियल represent the काइनेटिक work done by एनर्जी the system. मुझे Sir, और कुछ कन्विंसिंग आंसर मिलेंगे क्या? spring सर force is a conservative force and hence means work done by conservative force is negative of change in potential energy. So from here you can get half the x square. वेरी गुड बच्चों, मैं ये चाह रहा था कि आप पहले बोलो बच्चों कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस। तो बच्चों वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपको बच्चों क्या पता है, अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों वर्क डन को, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बच्चों, तो आपको याद है बच्चों मैंने हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर ये रिजल्ट निकाला था, याद आया है बच्चों आपको? देखो तो बच्चों हाफ के एक्स इनिशियल तो जीरो है ना बच्चों, माइनस हाफ के एक्स फाइनल तो एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू क्या बच्चों, ये इससे कट गया क्या, तो डेल्टा यू क्या हो गया बच्चों, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? हाँ सर हाँ। तो बच्चों मुझे ये आंसर एकदम अच्छा लगा आपने जो बोला, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों कि सर माइनस क्यों नहीं लिया आपने हाफ के एक्स स्क्वायर में? तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लियरली लिखना है जो लिखना है बच्चों, ठीक है ना? अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या करोगे, इस वेलोसिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बच्चों, इस वेलोसिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर हाफ m1 v0 स्क्वायर है सर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 बच्चों, एक कट गया क्या, जरा देखो तो। मैंने बोला बच्चों m1 प्लस m2 है, और यहाँ पे m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर है बच्चों, एक स्क्वायर से ये वाला कटा क्या बच्चों, और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है बच्चों। मुझे क्या निकालना था बच्चों, मुझे निकालना था x, मुझे ये x निकालना था। तो आप बोलेंगे सर इसको तो आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, हाफ m1 v0 स्क्वायर माइनस, इसको राइट साइड ले गए सर, हाफ m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा सर हाफ हाफ भी कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए बच्चों। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो देखिए m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर कट गया बच्चों, क्या बचा, क्या m1 m2 v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। और अगर कोई बच्चा इस k को भी इधर ले आया बच्चों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब x को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों,
m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट, ये सब अंडर रूट में रहा बच्चों, और वी नॉट आपका ब्रैकेट के बाहर रहा, जिसको मैं लेफ्ट साइड भी लिख सकता हूँ बच्चों। जरा मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, देखिए तो, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप 5:15 से 5:50 आपका कब तक, ठीक है, ओके ओके। सो वी नॉट अंडर रूट m1 m2 अपॉन दिस k m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब मैं ये जो इतनी मेथड से मैंने चीजें बताई बच्चों, अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और वन लाइन में आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए मुझे कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा ना बच्चों। ये इतनी कैलकुलेशन जो हमने की, पहले हमने मोमेंटम निकाला, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लिखा, फिर सॉल्व किया, ऐसा आंसर आया, और मुझे वन लाइन में आंसर चाहिए बच्चों। और ऐसे आप 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो आप वन लाइन आंसर निकाल सकते हैं रिड्यूस मास कंसेप्ट को समझ के। तो मेरा अगला टॉपिक है बच्चों सेंटर ऑफ मास एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या टॉपिक है बच्चों, COM एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तक जो पढ़ा हमने बच्चों, उसका एप्लीकेशन कहाँ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, तो मेरा टॉपिक क्या है, आप लोग जरा एक बार बोलिए मुझे, टॉपिक क्या है बच्चों। अभी तक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चुना था ना बच्चों, वो कोई भी पॉइंट चुन लेते थे हम, लेकिन अब मैं जो चुन रहा हूँ बच्चों, सेंटर ऑफ मास एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने मान लिया कि मेरा ये जो है, मेरा एक मास m1 है बच्चों, दूसरा मास m2 है। m1 का पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट r1। 24% है, चलिएगा। m1 है बच्चों ये, m2 है बच्चों ये, ठीक है ना। m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1, m2 पोजीशन वेक्टर r2। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया बच्चों कहीं इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है ना। इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया r सेंटर ऑफ मास है बच्चों। तो आप लोग को फॉर्मूला तो पता है सबको ना, मैं एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ बच्चों, और आपको वहां तक लेके चलाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा ये डेरिवेशन। आपको बच्चों मैं पूछूं r सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बोलिए, सिंपल पूछ रहा हूँ, पहले क्लास में m1r1 plus m2r2 by m1 plus m2। m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर n नंबर ऑफ सिस्टम था तो समेशन ऑफ mi ri 1 से लेके इंफिनिटी या n तक। तो ठीक है बच्चों, तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखो तो v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन दिस लिख सकते हैं क्या बच्चों। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं वेलोसिटी ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना चाहता हूं। तो जब आपने रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को, अगर मैं फिजिक्स में 5 टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम दूं ना बच्चों, पहला वेक्टर होगा, दूसरा होगा वर्क एनर्जी, तीसरा होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और दो कौन से हैं बच्चों, एक ग्रेविटेशन होगा आपका बच्चों, और उसके बाद होगा SHM। ये बैकबोन है फिजिक्स के, अगर ये जिन बच्चों के अच्छे हो गए बच्चों, उसका पूरा फिजिक्स में वो एंजॉय करेगा बच्चों। तो अभी आपने वेक्टर पढ़ लिया है बच्चों, वर्क एनर्जी पढ़ ली है, और तीसरा जो बैकबोन है हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताएगा बच्चा क्या v1, b को क्या लिखते थे बच्चों हम लोग, तो आप बोलोगे सर इसमें तो ए आपका होता था ऑब्जेक्ट, बी होता था ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर को सर अपोजिट वेलोसिटी ऐसे लिख देते थे सर। तो बच्चों v1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, v1 minus vcom। v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास। अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखिएगा v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास को मैंने लिखा m1 v1 प्लस m2। देखते जाइए बच्चों, कहीं भी आपने मिस किया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट मिस हो जाएगा, और बहुत जगह मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा बच्चों। चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलिए तो, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चों।
चलिए अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, अगर मैंने आपसे इसको कैलकुलेट करने बोला, कितने बच्चे कैलकुलेट जल्दी से करके बता पाएंगे बिना अगला स्टेप लिखे? M1 V1 कैंसिल बच्चों, बोलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूं? सर M2 V1 माइनस प्लस प्लस M2 V1 माइनस M2 V1 माइनस M2 V2 बाई M1 प्लस M2। तो क्या मैं M2 को कॉमन लेके V1 माइनस V2 अपॉन M1 प्लस M2 लिख दूं क्या बच्चों? देखिए तो, अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बोलता हूँ बच्चों, M1 V1 से ये M1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बच्चों? M2 V1 माइनस M2 V2, तो M2 V1 माइनस V2 बच्चों, कोई डाउट इसमें क्या? अच्छा बच्चों, मुझे क्या लिखना है? मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म को बच्चों? मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, M1 से हाँ P1 सेंटर ऑफ मास, तो आप M1 से बच्चों V1 सेंटर ऑफ मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा आपका ये? तो मैं लिखूं क्या बच्चों? M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2। तो बच्चों इस मास को जो आया ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? रिड्यूस्ड मास। और इसका इतना यूज है बच्चों, इतना यूज है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे यूज करूंगा, रोटेशन में यूज करूंगा, ग्रेविटेशन में, सेंटर ऑफ मास में, आगे के मैकेनिक्स का जहां पे एप्लीकेशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, सब जगह इसका यूज करूंगा बच्चों में, ठीक है ना? तो अभी आपको बता दिया, याद रखिएगा। और बच्चे याद कैसे रखें इसके लिए मैं ट्रिक भी बता देता हूँ बच्चों। मान लीजिए आपका दो रेसिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में हो, तो बच्चों क्या लिखते हैं आप? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। याद आ रहा है क्या? 10th की चीजें हैं बच्चों ये। तो आप बोलते थे सर इसका एलसीएम तो अगर आप लोगे तो ये हो जाता है सर, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है सर? आपका R इक्विवेलेंट था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद आ रहा है बच्चों क्या आपको ये? तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से, कि जैसे अब रिड्यूस मास बोला, बच्चा भूल गया फॉर्मूला, तो रिलेट कर लेगा सर। आप सर ने बोला था पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की जगह मास से रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। चलिए बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P P ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पहले आप निकालिए फिर बताइए तो। एक सेकेंड बच्चों, पहले निकालिएगा फिर बताइएगा, जल्दी से बताइए। सर M1 M2 इंटू V2 माइनस V1 बाई M1 प्लस M2। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V2 माइनस V1। वेरी गुड। M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू V2 माइनस V1 बच्चों। अच्छा, मैं इस रिड्यूस मास को एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, म्यू बच्चों। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो म्यू मैंने पहले यूज किया हुआ है सर, डायपोल मोमेंट में म्यू यूज करते थे सर, मैग्नेटिक मोमेंट में म्यू यूज करते थे सर, म्यू। अब टॉर्क में भी कुछ बच्चे टाउ को म्यू लिख देते हैं। तो बच्चों ये म्यू रिड्यूस मास के लिए सिंबल है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर ने यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं, ये रिड्यूस मास का सिंबल हमने यूज किया बच्चों, म्यू। तो बच्चों मैं P1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को म्यू इंटू भी रिलेटिव लिखूं क्या बच्चों? P2 सेंटर ऑफ मास को बच्चों मैंने म्यू इंटू भी रिलेटिव लिखा क्या? अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं P1 सेंटर ऑफ मास प्लस P2 सेंटर ऑफ मास करिए, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? मेरे बच्चे ऐड करके जल्दी से बताएंगे तो मुझे। P1 सेंटर ऑफ मास प्लस जीरो। P2, तो आप नो। बोलेंगे सर आपने बोला था म्यू एक तो V1 माइनस V2 था सर, प्लस म्यू एक तो V2 माइनस V1 था सर, एडिशन करने में तो जीरो आ गया सर। तो बच्चों यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं बच्चों आपको, कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाके जब आपने टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंसिडर किया टू पार्टिकल का, वो तो
टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल, मैं लिख रहा हूँ बच्चों इस स्टेटमेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम of two particle, total linear momentum of two particle with respect to center of mass is 0. तो अब आपका टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये बच्चों 0 हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैंने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नेट टोटल मोमेंटम लिखना चाहा तो उसका समेशन बच्चों हमेशा 0 ही होगा आपका। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई क्या ये बच्चों? अब अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ बच्चों सिस्टम का, मतलब ये आपका, मैंने फिर से ये मासेस लिए बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इसका काइनेटिक एनर्जी को बच्चा बताएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को बच्चा बताएगा मुझे क्या होगा। तो एक तो तरीका है आपके पास लिखने का, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप ट्राई करिए। आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है बच्चों, आपको काइनेटिक एनर्जी का पता है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, मैं लिख देता हूं बच्चों, हाफ m1 इंटू v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर करोगे बच्चों, यही आएगा ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मास क्या आएगा बच्चों, तो हाफ m2। अब यहाँ पे v2 माइनस v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर करोगे ना बच्चों, मुझे ये दोनों निकाल के बताओ तो आप लोग। आपको v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास मैंने निकाल दिया है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है, m1 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। जल्दी करके बताइए मुझे क्या आया बेटा। बोलिए। बोलिए बच्चों। अरे किसी ने नहीं निकाला क्या? आसान तो है बच्चों, जरा देखिए, आपको v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास तो मैंने निकाल ही दिया था बच्चों। यहाँ पे क्या वैल्यू थी v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास की, m2 अपॉन m1। फिर से लिखता हूँ बच्चों, देखिए m2, मैं लिख रहा हूँ बच्चों डायरेक्टली, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों देखिए ध्यान से, v1 माइनस v2, ये मैंने वैल्यू रख दी बच्चों, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना बच्चों, यही होगा ना। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया हाफ, सुनिएगा ध्यान से, m1
m2 का स्क्वायर, और आप बोलेंगे सर ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हो गया सर, और यहाँ पे आ गया सर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ कोई डाउट क्या? देखिए इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा मैंने, इसमें कोई डाउट क्या बच्चों? यही सबका आ रहा था क्या? यही सबका आ रहा था बच्चों क्या? अब आपको क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 2 लिख देनी है। तो यहां से देख के आपको लग रहा होगा काइनेटिक एनर्जी 2 जो लिखेंगे बच्चों, हाफ m1 का स्क्वायर इंटू m2, और यहाँ पे v1 माइनस v2 का, क्योंकि v2 माइनस v1 या v2 माइनस लिखो, यही तो है बच्चों, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। मुझे क्या करना था बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल होगा ke1 प्लस ke2 ना बच्चों, ke1 प्लस ke2। मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों कुछ चीजें, देखिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ से तो आप v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं सर, और m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं सर। ठीक है क्या बच्चों? देखो तो ठीक है क्या? तो बचा क्या बच्चों, एक में बचा है m1, एक में बचा है m2, तो यहाँ से एक कट गया क्या बच्चों? तो फिर से देखिए मेरा क्या आ गया, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ, ये तो म्यू है बच्चों, रिड्यूस मास, और ये v रिलेटिव का स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, और मोमेंटम आप क्या लिख सकते थे बच्चों, म्यू इंटू v रिलेटिव। ठीक है बच्चों, मोमेंटम को मैंने p ने पोटेंशियल एनर्जी आप समझ लोगे, मोमेंटम को p लिखा हुआ। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों? आवाज नहीं आ रही है? अब डिस्कनेक्ट हो गए क्या बच्चों आप लोग? नहीं सर, सुन सकते हैं। आपको क्लियर हो रहा है ये जो मैंने पूछा? यस हाँ, सर। और सर सुनिए, एक चीज पूछना था। मेरा ना स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था, तो मैं क्लास में किया था, तो फेस टेस्ट के बाद, तो आप फेस टेस्ट के बाद क्या जो न्यू चैप्टर शुरू किए हैं वो का सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन है, या फिर इसके पहले कुछ और पढ़ा चुके हैं? नहीं बच्चों, हम लोग ने सेंटर ऑफ मास से ही स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, मतलब लास्ट क्लास से शुरू किए हैं, या क्या फेस टेस्ट के बाद ही शुरू किए हैं? टेस्ट टेस्ट के बाद एक दिन पेपर डिस्कशन रखा था हमने बच्चों, हाँ, पेपर डिस्कशन के बाद हमने आज स्टार्ट 2-3 क्लासेस हुई है शायद सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा बच्चों, इतनी देर से जो मैं कहानी सुना था आपको, अच्छा इसका एक और लॉजिक मैं देता हूँ बच्चों। जिन बच्चों को यहाँ पे टफ लगा मोमेंटम निकालना ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए मैं दूसरा लॉजिक देता हूँ। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। मैं मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करूं बच्चों, तो ये हो गया आपका मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैं बच्चों पहले वाले मास को p1 स्क्वायर बाय 2m1 प्लस p2 स्क्वायर बाय 2m2 लिख सकता हूँ ना बच्चों। तब p1 तो आपने निकाल लिया था बच्चों, म्यू इंटू भी रिलेटिव का होल स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस म्यू इंटू भी रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 2m2। ठीक है बच्चों, यही तो आपने निकाला था ना? ठीक है बच्चों, ये आपका v1 माइनस v2, v1 v2 माइनस v1 सेम है बच्चों। यहाँ से आप कॉमन क्या ले लेंगे, म्यू भी रिलेटिव का होल स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 1/m1 प्लस 1/m2 हुआ क्या बच्चों आपका? देखिए तो ये हो गया म्यू स्क्वायर भी रिलेटिव का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे हो गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 ना बच्चों। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये तो मेरा 1/म्यू दिख रहा है मुझे, ये तो मेरा 1/म्यू दिख रहा है मुझे सर। क्या मुझे बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो ये तो 1/म्यू है सर, तो इससे ये कटा दीजिए, तो हाफ इंटू म्यू इंटू भी रिलेटिव। ये दूसरा लॉजिकल तरीका है बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। अगर आपको मोमेंटम पता हो, मासेस पता है बच्चों, तभी तो मोमेंटम पता होगा आपको। मोमेंटम पता हो तो काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्टली p स्क्वायर बाय 2m से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? क्या देखिए, यस सर।
अब सुनिएगा बच्चों, इतनी जो कहानी सुनाई मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद करिए। वो क्वेश्चन था बच्चों आपका, एक मास आपका है m1 जो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों। दूसरा मास m2 है जो आपका रेस्ट में है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है सिस्टम। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था क्या बच्चों यहाँ पर? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था बच्चों यहाँ पर? अगर मैंने सिस्टम मान लिया बच्चों m1 m2 और स्प्रिंग को, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था सिस्टम पे। तो आपको बच्चों क्या करना है, इस टाइप के सिस्टम को पहले कन्वर्ट कर लेना है रिड्यूस मास सिस्टम से। अच्छा मुझे बताओ, m1 और m2 को अगर मैंने एक सिस्टम लिया तो रिड्यूस मास सिस्टम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? इन दोनों मास की जगह रिड्यूस मास क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आप बोलोगे सर इस डायग्राम को ही ना मैं कन्वर्ट कर देता हूँ दूसरे डायग्राम में। सर ये म्यू है सर मेरा। इस क्वेश्चन को मैंने अब ऐसा बना दिया बच्चों। अच्छा ये भी है, ये जीरो है, तो ये भी रिलेटिव होगा बच्चों v0 माइनस जीरो, यानी कि v, इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों? v0। अब बच्चों क्वेश्चन आपका क्या बन गया? इतना सिंपल क्वेश्चन बन गया ना बच्चों। आप लिखेंगे सर मैं एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन एट मैक्सिमम कंप्रेशन सर इलोंगेशन पर या कंप्रेशन पर वेलोसिटी जीरो होगी सर। तो इनिशियल अगर आपने लिखा सर, इनिशियल आपका है सर हाफ इंटू म्यू इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये भी रिलेटिव है बच्चों, ये भी रिलेटिव है। हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर, मैंने क्या लिखा बच्चों? ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखी बच्चों, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपका, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है बच्चों, इज इक्वल टू। अब बच्चों मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। क्या बच्चों? वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा बच्चों? मुझे बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा मुझे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा बच्चों? kx2/2। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर इस केस में आई थिंक पॉजिटिव। सोच लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव। फोर्स बच्चों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। याद करिए वर्क के हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? के इनिशियल तो मेरा जीरो था ना बच्चों, के फाइनल मेरा एक्स है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया ना। मेरी बात समझ में आई आपको क्या? हर एक चीज को एनालाइज करके लिखो बच्चों, हर एक चीज को एनालाइज करके लिखो। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया बच्चों, 1/2 से 1/2 कट गया बच्चों। आंसर आ गया आपका क्या? एक्स निकालना था बच्चों क्या? तो म्यू वी नॉट स्क्वायर बाय के। अभी आंसर दिखा कि नहीं दिखा आपको? जरा देखो तो वी नॉट को बाहर ले लो बच्चों। म्यू क्या है बच्चों? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है क्या? और के, जिस बच्चे ने मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर निकाला था, क्या चेक करें यही आंसर आया था क्या? यस सर। मैंने आपको बोला ना आपका वन लाइन सोल्यूशन है बच्चों, वन लाइन सोल्यूशन है। देखिए सिर्फ आपको करना था हाफ एम बी स्क्वायर, एम तो रिड्यूस मास बच्चों, और इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स की वैल्यू म्यू वी नॉट स्क्वायर बाय के, तो डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? क्या मैं एक क्वेश्चन और दूं प्रैक्टिस के लिए आपको? एक क्वेश्चन और दूं प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर। चलिए मेरा पहले बच्चों आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आप जनरल मेथड से करना चाहें जनरल मेथड से करिए, रिड्यूस मास सिस्टम से करना चाहें रिड्यूस मास सिस्टम से करिए, चॉइस आपकी है बच्चों। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ये एक बार पहले पूछिए, देन विल गो टू द नेक्स्ट। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक सिस्टम लिया है ऐसा, ठीक है बच्चों? यहाँ पे मास मेरा है m1, इसकी वेलोसिटी मैंने दे दी है v0। ये मेरा m2 है प्लैंक, ये जो प्लैंक है ना बच्चों ये m2 मास का है और अभी रेस्ट में था। m1 मास का ब्लॉक इसके ऊपर v0 वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों।
ये ऊपर जाएगा ना, क्लाइम्स अप टू सम हाइट, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, इफ द ब्लॉक डज नॉट, if the block does not leave, if the block does not leave the wedge, if the block does not leave the wedge, find maximum height attained, maximum height attained by the block। क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम हाइट ब्लॉक के द्वारा कितनी अटेन होगी, जरा बताइए। m1 मास v0 वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, m2 स्टेट अभी रुका हुआ है। जैसे जैसे m1 उसकी तरफ जाएगा बच्चों, एक टाइम आएगा कि m1 m2 दोनों चलना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। आपको बताना है कि अगर ब्लॉक और वेज या प्लैंक आपका लीव एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक क्या होगा। मेरा कहना है बच्चों, पहले आप मेथड से करिए, पहले आप मेथड से करिए, मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, पहले आप उससे करिए बच्चों, क्योंकि आप शॉर्टकट डायरेक्टली यूज करेंगे तो बड़े मेथड को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए प्लीज यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। Sir, m2 v0 square by 2g m1 plus m2. Yes, sir. एक बार मैं M2 लिख दूं बच्चों, sir, m2 V0 by 2G into M1 plus M2. ये बोला ना बच्चों आपने। हाँ सर। Yes, sir. चलिए अभी मैं लॉजिक पूछूंगा आप लोग से, ठीक है ना, शॉर्टकट से तो नहीं किया ना। नहीं सर। चलो शॉर्टकट से मैं सिखा दूंगा आपको, फिर आप लोग को पहले मेथड से करना है। अच्छा बताइए मुझे बच्चों, और मैं टाइम दूं आपको जिन बच्चों से नहीं हो पाया है। चलिए बच्चों मुझे बताइए क्या किया आप लोगों ने। जो बच्चे ने किया है
उसने क्या क्या सोचा बच्चों, पहले सोचना इंपॉर्टेंट है, आपने क्या क्या सोचा। अभी हम लोग लर्निंग्स कर रहे हैं बच्चों, हमें एक एक चीज सोच के बोलना चाहिए कि सर हमने ये सोचा इसलिए ये लिखा। अगर आपने कुछ मिस सोचा होगा बच्चों, आई विल इंक्लूड इन योर नॉलेज। चलिए चल, जिन बच्चों ने सोच लिया बच्चों, उन बच्चों ने क्या क्या सोचा पहले बताइए मुझे, ठीक है। सर ये मोमेंटम तो कंजर्व होगा। क्यों क्यों होगा मोमेंटम कंजर्व बच्चों, आपने किसको सिस्टम लिया है। सर M1 और M2 दोनों को एक साथ सिस्टम। आपने वेज और ब्लॉक दोनों को सिस्टम लिया है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम लेते तो मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं होता, पता है आपको। सर ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्व कैसे नहीं कैसे होगा। कर रहा है बच्चों, यहाँ सोचने वाली बात, कैसे कर रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर रहा है बच्चों। अभी तो मान लीजिए अगर मैंने बोला स्मूथ वेज है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, तब तो ये आपका कोई फ्रिक्शन नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं पाएगा बच्चों। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, जब ये यहाँ आएगा बच्चों, तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसा लगाएगा क्या इस सरफेस पे, वेज ऐसा नॉर्मल लगाएगा ना बच्चों। तो ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल लगाएगा ना बच्चों, ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल लगाएगा ना बच्चों। ब्लॉक वेज पे नॉर्मल ऐसा लगाएगा क्या बच्चों। इसका एक कंपोनेंट तो ग्रेविटी के को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट क्या बच्चों, इधर एक्सटर्नल फोर्स दे दिया इसको। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। जब बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉक, तो नॉर्मल लगाना स्टार्ट करेगा प्लैंक पर। अच्छा, यहाँ भी बोलोगे सर आप यहाँ भी तो नॉर्मल लगा रहे थे सर, लेकिन ये नॉर्मल क्या बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दे रहा था इसको क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई मोमेंटम कंजर्व करा रहा था क्या, नहीं बच्चों। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ये mg नॉर्मल को बैलेंस कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ आया बच्चों इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी देने लगा कि इसको, तो बच्चों अब आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते थे अगर आप सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम लेते। तो क्या मेरी बात समझ में आई क्या, तुमने कुछ हाँ नया सीखा। यस सर। अच्छा, यही मैं छोटी छोटी बातें नया इंक्लूड करना चाह रहा हूँ आपके नॉलेज में। मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन आप लोग पार्शियली चीजों को सोच के करते हो। मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में वो ब्यूटी जो है आपको आप दिखे बच्चों। और ये मुझे ढूंढने में 8 साल 10 साल लगे बच्चों, मैं ऐसे नहीं कि एक दिन में मैंने ढूंढ लिया ये चीजें। तो मैं अभी भी चीज सोचता हूँ कि बच्चों को मैं क्या एक्स्ट्रा चीजें बता पाऊंगा। तो बच्चों ये मैंने जब बोला जब ब्लॉक यहाँ पर आएगा, तब तो सर ब्लॉक नॉर्मल लगाएगा इस तरह से। सर ये सिस्टम लगा रहा है, सिर्फ वेज लगा रहा है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक लगाएगा सर इस तरह से, ब्लॉक लगाएगा वेज पे इस तरह से। इसका सर दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये। सर ये कंपोनेंट तो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर देगा सर, इसीलिए मैं सर सिर्फ एक ब्लॉक को सिस्टम नहीं लूंगा, अब वेज एंड ब्लॉक को लूंगा बच्चों। अब बच्चों वो भी आपका इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएगा क्या, बोलिए तो। वो भी बच्चों हाँ सर। इंटरनल फोर्स काउंट होगा क्या, तब बच्चों मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। वेरी गुड, आपने बहुत, अभी आपको ही एक्सप्लेन करना है बच्चों। आपने मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या इक्वेशन लिखा होगा बच्चों, आपने लिखा होगा m1, मैं लिखता हूँ आपकी बात, m1 v0 प्लस m2 इंटू जीरो इनिशियल मोमेंटम, तो ये था सिस्टम का ना बच्चों। अब इज इक्वल टू क्या लिखा, आगे सोच के बोलिएगा बच्चों। सर अब मैक्सिमम हाइट के लिए दोनों एक साथ मूव करेंगे कॉमन क्यों वेलोसिटी बच्चों, के क्यों साथ, सो क्यों M1 मैक्सिमम, अब प्लस बहुत M2 अच्छा। टू V। अच्छा बच्चों, इस बच्चे ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सर तब तक वो मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं कर पाएगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। बच्चों इसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, तब तक मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं होगा, या मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होगा, या मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं होगी जब तक दोनों की वेलोसिटी कॉमन नहीं हो जाती। ऐसा क्यों होगा बच्चों, को इसका रीजन देगा क्या। मैंने उसमें तो बता दिया था बच्चों वेलोसिटी से, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए, इन दोनों के बीच कुछ स्लाइडिंग हो रही है ना बच्चों, जब ये ब्लॉक चल रहा है, ये इस पर फोर्स इस तरफ लगा रहा है बच्चों, जब ये यहाँ आ गया बच्चों, ये फोर्स इधर लगा रहा है बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी मान लो 10 है, अभी इसकी वेलोसिटी हुई 5 बच्चों, इसकी वेलोसिटी 6 हुई, इसकी वेलोसिटी 7 हुई। अभी भी रिलेटिव स्लिपिंग है क्या दोनों के बीच बच्चों, इज देयर रिलेटिव स्लाइडिंग है कि नहीं बच्चों, रिलेटिव स्लाइडिंग है ना। जब तक रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा होगा बच्चों, तब तक आपका मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस रिलेटिव स्लाइडिंग इज नॉट स्टॉप्ड। मैं लिख देता हूं बच्चों, ये पॉइंट याद रखिएगा कि एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट
at maximum height both m1 and m2 have same velocity as relative sliding between them ceases. ठीक है बच्चों, कि अगर रिलेटिव स्लाइडिंग सीज नहीं हुई, बंद नहीं हुई उसके एक दूसरे के अगेंस्ट बच्चों, तब तक आपका मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं कर पाएगा। तो आप बोलो सर अब तो मेरा काम आसान कर दिया आपने सर, m1 प्लस m2 इंटू सर इसको मैं v बोल देता हूँ। तो यहाँ से बच्चों आपने v निकाल लिया, यहाँ से आपने v निकाल लिया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी m1 प्लस m2 डिवाइड कर दोगे उधर जाके m1 v नॉट अपॉन दिस। अब बच्चों मुझे बताओ, अब मैंने दूसरा किया एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा पा रहे हैं बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे क्या, या और कुछ आप करना चाहते हो? आपकी चॉइस है, आप बताओ मैं क्या करूं। सर क्लोज सिस्टम है तो एनर्जी तो कंजर्व होगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूजन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या लगाओगे? जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों सिस्टम की? तो आपको पता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है बच्चों, मासेस सेम है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, बट मैंने दोनों कॉमनली कैसा लिख दिया, माइनस हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। मैंने सही लिखा क्या? देखिए तो बच्चों, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। वर्क डन, कौन वर्क कर रहा है बच्चों बताओ तो जरा, वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर? एक तो जब ब्लॉक ऊपर चढ़ने लगा बच्चों, तो क्या ग्रेविटी वर्क कर रही है क्या? एक जब ब्लॉक इस इंक्लाइन पर, ध्यान सुनिएगा, ब्लॉक जब इस इंक्लाइन पर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी mg वर्क कर रही है क्या इसकी बच्चों? तो आप लिखोगे सर एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है सर, ग्रेविटी का वर्क डन होगा सर माइनस m1gh। क्यों माइनस बच्चों? mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है बच्चों। क्या इतनी बात क्लियर है? m1 नीचे लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब इसमें सिर्फ v नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो आप बोलोगे सर अगर v नॉट, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या थी बच्चों? आप बोलोगे सर m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2 था सर, यहाँ पुट कर देंगे बच्चों हम लोग, तो हाफ। अच्छा यहाँ पे बच्चों v नॉट स्क्वायर है, ये आपका v1 की वैल्यू में m1, तो मैं डायरेक्टली अच्छा पहले लिख देता हूँ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m1 gh। अब बच्चों कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या? एक स्क्वायर से ये टर्म चला गया, नीचे बचा बच्चों हाफ m1 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgh। अब बच्चों आपका ये m1gh है, m1gh है, तो बच्चों आपका एक m1 से कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब आपको हाइट निकालनी थी h, इस g को भी आप उस तरफ ले जाओ पहले, बट आप यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम लोगे आप 2m1 प्लस m2, एलसीएम लोगे बच्चों आप 2m1 प्लस m2। यहाँ तो आपका बच्चों m1 v नॉट स्क्वायर आ गया, m1 v नॉट स्क्वायर आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, देखिएगा ध्यान से, एक तो m1 v नॉट स्क्वायर है बच्चों आपका नेगेटिव वाला, m1 v नॉट स्क्वायर है, और एक है बच्चों माइनस m2 v नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, m2 v नॉट स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस जी को इधर ले आया बच्चों, मैं माइनस जी को इधर ले आया, इससे ये कट गया क्या? ये माइनस से ये माइनस कट गया क्या बच्चों? तो यहाँ पे हाइट h की वैल्यू क्या आ गई? तो आप बोलोगे सर मेरा आया m2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है बच्चों क्या?
यहाँ तक कोई डाउट आपको? m2 v0 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है बच्चों क्या? बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतनी कहानी जो हमने की है, तो अभी तो आपने जो पढ़ाया रिड्यूस मास, उससे भी कर सकते थे हम लोग सर, रिड्यूस मास से भी कर सकते थे। अब मैं रिड्यूस मास से करके दिखा रहा हूँ बच्चों। ऑल्दो ये दोनों एक सिस्टम है बच्चों, m1 और m2, क्या मैं इसको रिड्यूस मास के टर्म्स में ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? हाफ रिड्यूस मास क्या होगा बच्चों? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और भी रिलेटिव क्या v नॉट स्क्वायर होगा क्या बच्चों? देखिए तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी सिस्टम की। इतनी समझ में आई बात बच्चों आपको? शॉर्टकट, शॉर्टकट बच्चों, ये रिड्यूस मास लिख दिया सिस्टम का। कोई डाउट बच्चों आपको? हाफ इंटू म्यू इंटू भी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ इंटू म्यू इंटू भी रिलेटिव स्क्वायर बच्चों, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये तो मेरा सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था ना सर, फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल तो बच्चों जीरो हो जाएगा क्या? फाइनल जीरो हो जाएगा क्या बच्चों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू वर्क स्प्रिंग के द्वारा बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर होगा क्या? स्प्रिंग के द्वारा, अच्छा यहाँ सॉरी स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे तो मास mgh है ना बच्चों। आपका मास m1 हाइट h तक जा रहा है बच्चों, तो वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस m1gh होगा क्या बच्चों? देखिए तो ध्यान से, कोई डाउट इसमें क्या? तो जिन बच्चों को दिख रहा है आंसर समझ में आ गया बच्चों, m1 से m1 कट गया बच्चों, g को इधर ले आए बच्चों, m2 डिवाइडेड बाय ये 2 है बच्चों m1 प्लस m2 इंटू जी, और v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू h। देख लो यही आंसर है क्या? तो शॉर्टकट आपको बच्चों इसलिए रिड्यूस मास का कंसेप्ट सिखाया बच्चों मैंने आपको, कि आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सर आपको ना सुन नहीं सकते, आपका वॉइस थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। क्या सारे बच्चों को वॉइस धीरे धीरे आ रही है क्या? No, sir. Really audible. अच्छा Yes, बच्चों sir, सुनिए, yeah. अच्छा आप ध्यान से सुनिए, दिव्य ज्योति नाम है आपका ना? आपकी वॉइस से मुझे ऐसा लगा योर नेटवर्क इज ओके? यस सर, ओके। इट इज ओके। तो मैंने आपको एक बार बोला कि इस मेथड में आपको कोई डाउट क्या? ये जो मेथड मैंने पहले सिखाया आपको बच्चों, पहले आपको मोमेंटम लिखना है m1 v नॉट प्लस जीरो m1 प्लस m2 इंटू v, वहां से वेलोसिटी निकाल ली। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिखा हाफ m1 v नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर, चेंज काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन माइनस mgh। वहां से बच्चों आपने, यहां से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों यहाँ से आपने मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है? और आपके एनर्जी और मोमेंटम के जो रिजल्ट आए, दैट वाज जस्ट द आंसर। क्या ये आवाज क्लियर थी जो थी आपको? देखिए तो ठीक है यहाँ तक? पहले मेथड देख लीजिए, पहले मेथड से जो मैंने किया था। हाँ सर। अब मैंने क्या किया था बच्चों? नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपको अगर रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट पता है, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को पता है, डायरेक्टली वो आंसर लिख सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव। वी रिलेटिव क्या है बच्चों यहाँ पे? व्हाट इज वी रिलेटिव? वी नॉट माइनस जीरो, वी नॉट माइनस जीरो, वी रिलेटिव तो यही था बच्चों ना, तो हमने वी नॉट माइनस जीरो। ठीक है बच्चों यहाँ तक? देखिए तो हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी यही थी सिस्टम की, ठीक है ना? फाइनल आपकी जब वेलोसिटी सेम एक्वायर कर जाएगा, रिलेटिव स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा जीरो। तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन, कौन वर्क कर रहा है बच्चों? यहाँ सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है। जब m1 आपका हाइट h पे गया बच्चों, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा माइनस m1 gh। नेगेटिव क्यों बच्चों? नीचे लग रहा है mg, और हाइट आपकी ऊपर वो जा रहा है बच्चों, एंगल 180 डिग्री है, तो mg इंटू h cos 180 डिग्री, तो मैंने माइनस mgh लिखा बच्चों। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई h की
m2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2 इंटू जी। मैंने क्या किया बच्चों, इसको यहाँ पे ले आया, h को h रखा। ठीक है बच्चों, क्या कोई डाउट इसमें किसी को, पहले बताइए मुझे तो। एनी डाउट एनीवन हैविंग? सर क्या हाँ आप बोलिए। वो मैक्सिमम हाइट में जो आपने बोला था कि M1 और M2 का सेम वेलोसिटी होगा, वो वाला और हाँ एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा बच्चों, मान लीजिए m1 की वेलोसिटी m2 से अलग हुई, ठीक है। जी सर। m1 की वेलोसिटी 5 है, m2 की वेलोसिटी 3 है बच्चों। तो अभी रिलेटिव स्लाइडिंग पॉसिबल है ना दोनों के बीच? हाँ सर। मतलब अब रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब क्या है, समझिए, पहले समझिए बच्चों इस बात को। मैंने बोला बच्चों, ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा था बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों के बीच स्लाइडिंग पॉसिबल है ना बच्चों, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये हो सकता है और ऊपर जा सकता है ना बच्चों। जी सर। अब मैंने बोला इसकी स्पीड भी 5 हो जाए बच्चों, इसकी स्पीड, अब क्या ऊपर जा पाएगा ये, सोचिए तो। अच्छा बच्चों, दो नहीं। तरीका है। एक तो आप इसकी वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, तब ये रुकेगा, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी के इक्वल कर दीजिए, तब बच्चों दोनों की वेलोसिटी सेम है, तब क्या ये ऊपर जा पाएगा? क्या समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये भी 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जाने लगे बच्चों, तो ये सेम, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? जी सर। तो इसलिए मैंने बोला जब तक, अब तीन चीजें मैंने इंक्लूड कर दी, क्या? इलोंगेशन मैक्सिमम तब आइडेंटिकल वेलोसिटी, कंप्रेशन मैक्सिमम तब आइडेंटिकल वेलोसिटी, दो बॉडी कांटेक्ट में हो और हाइट मैक्सिमम अगर जा रहा है बच्चों, तब तक नहीं जा पाएगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती एक डायरेक्शन में, ठीक है ना? दैट इज व्हाई आई सेड लाइक दिस। इट इज क्लियर? यस सर। तो स्लाइडिंग को बच्चों आपको अवॉइड करना था। स्लाइडिंग को अवॉइड कर तभी कर सकते, रिलेटिव स्लाइडिंग को बच्चों, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट हुई तो ये बच्चों स्लाइड करता ही रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, जाता रह जाते रहेगा। ये बच्चों ऊपर जाके कर क्या रहा है, देखिए ये तो नॉर्मल लगा रहा है, सुनिएगा तो बच्चों ध्यान से, ये तो नॉर्मल लगा रहा है ना बच्चों इस पर, कि प्लैंक भी नॉर्मल लगा रहा है इस पे, ये भी इस पे नॉर्मल लगा रहा है बच्चों। तो तब तक ये फोर्स लगा पाएगा ना जब तक बच्चों इसकी वेलोसिटी इससे कम है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई बच्चों, तब क्या ये इस पे कुछ फोर्स लगा पाएगा क्या? जब फोर्स नहीं लगा पाएगा बच्चों, तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से नहीं जाने लगेंगे क्या? एक तो मेरी बात समझ में आई क्या? जी सर। थैंक यू। तो रिलेटिव स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्या इस यहाँ तक कोई डाउट क्या? हाँ सर, आपका जो लास्ट पोर्शन बता सकते हैं कि क्या आप बता रहे थे, मतलब कौन से डिरेक्शन में बॉडी मूव करेगा, वो वाला जगह समझ में नहीं आया, लास्ट वाला जगह। मैंने बोला बच्चों, अगर मान लीजिए प्लैंक की स्पीड कम हो गई, ये स्पीड है आपका 3 और ये स्पीड है आपका 5, तो दोनों के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले ये बताओ मुझे आप। हाँ, हो सकता है। तो क्या ये रुका रहेगा बच्चों? ये तो चलेगा ना, ये चलेगा ऊपर की ओर, अभी जाता जाएगा। कब तक ये पॉसिबल है बच्चों? जब तक इसकी वेलोसिटी इसके बराबर, अब जब ये ऊपर जा रहा है बच्चों, इस पे फोर्स लगा रहा है, तब नहीं, इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ये, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो गई बच्चों, अब जो फोर्स इसने इस पर लगाया, उसकी वजह से इसकी रिलेटिव स्लिपिंग बढ़ नहीं, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है बच्चों। मतलब क्या है, दोनों के बीच की रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, स्टॉप हो गई है। मैंने ये इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, देखना ध्यान से। एट मैक्सिमम हाइट बोथ m1 and m2 have same velocity as relative sliding between them cjs, ठीक है? क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? कुछ डाउट? हाँ सर, ठीक है। मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द सीजर्स, मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग जब कम हो जाता है तब। स्टॉप लिख दीजिए इसको, सीजेस को स्टॉप लिख दीजिए, बुक के लैंग्वेज में स्टॉप बोलते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है। कोई डाउट? नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़े। तो हमने बच्चों अभी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन गया, ठीक है बच्चों? हाफ इंटू वी रिलेटिव इंटू म्यू इज दिस। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट क्या? ठीक है। यस सर।
हाँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों मेरा है मास m1, ये मास है m2, इसके बीच एक स्प्रिंग कनेक्टेड है बच्चों, m1 m2 के बीच। m1 की वेलोसिटी इस तरफ है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया v2, इसको बोल दिया मैंने v1। ठीक है, आपको बताना है बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to frame attached to या frame fixed to center of mass। ठीक है बच्चों, सोच के बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, जल्दी करिए। सर बोलिए बच्चों। सर m1 m2 into v1 plus v2 by root 2 into m1 plus m2। फिर से बोलिए, m1 प्लस m1 m2 into v1 plus v2 by root 2 into m1 plus m2। v1 प्लस v2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों। v1 square plus v2 square। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आसान है बच्चों। आसान कैसे है? आपको काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम अटैच टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं बच्चों, हाफ m। अच्छा, v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर क्या बच्चों? क्योंकि अगर इसको सेंटर ऑफ फ्रेम मास से अगर अटैच कर दे बच्चों तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या, ये। अच्छा, ये वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस हाफ m v2 माइनस v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर बच्चों। यही तो होना चाहिए ना बच्चों, आपका v निकालने के लिए बोला गया है। अब जो बच्चे इस v1 माइनस v1 इसको कर रहे चुके होंगे, उनको समझ में आ गया बच्चों कि v सेंटर ऑफ मास तो सर ने बताया था, वो आएगा मेरा m1। v1 वेक्टर लिख रहा हूं मैं बच्चों,
डायरेक्शन के साथ इंक्लूड है इसमें। m2 v2 वेक्टर लिख रहा हूँ बच्चों अपॉन m1 प्लस m2 ने। तो जब सॉल्व करोगे बच्चों इसको आप, तो आपका v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास जब सॉल्व करोगे तो आएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और फिर से वही आएगा बच्चों जब इसका स्क्वायर करोगे तो। मैंने बोला बच्चों आप जब सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो सुनिएगा। हाफ इंटू म्यू भी रिलेटिव का स्क्वायर। व्हाट इज म्यू बच्चों? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या? अब यहाँ भी रिलेटिव क्या है बच्चों? एक है v1 j कैप माइनस v2 i कैप, यही है ना भी रिलेटिव बच्चों। इसका स्क्वायर, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो आप लिखोगे बच्चों इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? तो डायरेक्टली आपकी आ गई ना जी, बिना एक की भी लाइन लिखे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाफ रिड्यूस मास, हाफ इंटू रिड्यूस मास भी रिलेटिव क्या लिखना है बच्चों? v2 j कैप माइनस v1 i कैप माइनस v2, सॉरी v1 j कैप माइनस v2 i कैप, इसका मैग्नीट्यूड लेना है स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको क्या? यस सर। यस सर। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 6:15 से, तो आज के लिए इतना रखें बच्चों। अगली sir. क्लास में मैं आप लोग का स्टार्ट करूंगा कोलिजन बच्चों, ठीक है ना? कोलिजन इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर। ये टॉपिक बड़ा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास बड़ा टॉपिक है बच्चों, टाइम लगेगा, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, आपसे सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे बच्चों, ठीक है ना? आप लोगों ने होमवर्क ऐसी वर्मा का कर लिया क्या बच्चों? कहाँ तक दिया था होमवर्क में बताएंगे आप लोग? नहीं दिया था क्या होमवर्क आप लोग? क्वेश्चन 29 तक। अभी 29 तक दिया है ना बच्चों? कितने बच्चों ने सारे कर लिए? 29 तक कर लिए? ठीक है बच्चों, जो नहीं कर पाए थर्सडे की क्लास से पहले तक कर लीजिए, ठीक है बच्चों? उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर।